जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अंश की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और जो कंपनी कैपिटल लेती है या जो पूंजी की व्यवस्था करती है वो अपने जब अंश के थ्रू करती है तो जिसको हम बोलते हैं अंश पूंजी। आज हम देखेंगे किस तरीके से कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में या अलग अलग तरीके से किस तरीके से पब्लिक से पैसा रेज करती है। तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट जो कि पार्ट 2 का है लेखा शास्त्र का, जिसमें आज हम देखेंगे कौन कौन सी अलग अलग हम जो रोज नामचा प्रविष्टियां जिसको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं वो करते हैं किस केस में, जब हम शेयर्स इशू करते हैं या जब पूंजी क्या पूंजी अंश पूंजी की व्यवस्था करते हैं। तो आज हम देखते हैं आगे, जिसमें जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था उसके बाद सबसे पहले हम समझेंगे अंशों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला, अगर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मुख्य रूप में कंपनी दो प्रकार के अंश जारी कर सकती है। क्या है? सबसे पहला इक्विटी शेयर्स या साधारण अंश, जिसको इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स भी हम क्या बोलते हैं, कहा जाता है। इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, मतलब इस पे कोई भी जो डिविडेंड है या जो प्रॉफिट है या जो लाभांश देना है उसका कोई दर निश्चित नहीं होती। दूसरा, लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी को क्या होगा, लाभ हो और निदेशक इसकी सिफारिश करें। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी, लाभ में होगी, तभी जो अंशधारी है उनको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। कंपनी का शेष लाभ और संपत्ति पर दावा साधारण अंशधारकों का होता है ना। तो जो भी बचा लाभ है वही किसको मिलेगा, साधारण अंशधारियों को मिलेगा। इसके बाद साधारण अंशधारक कंपनी के में वास्तविक क्या होते हैं, मालिक होते हैं, है ना। और कंपनी के मामलों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतदान का अधिकार भी इन साधारण अंशधारियों को ही मिलता है। जब हम दूसरी क्लास की बात करते हैं तो दूसरा क्लास हमारा कौन सा होता है, प्रेफरेंस होता है। मगर हम इसमें देखें, पहले हमारा साधारण जो अंशधारी उनके लाभ क्या होते हैं, तो उच्च लाभांश की संभावना, यदि कंपनी को अधिक लाभ हुआ तो मतदान का अधिकार और कंपनी प्रबंधन में भागीदारी। हानि क्या होगी, निश्चित लाभांश की गारंटी नहीं, है ना, क्योंकि जब कंपनी लाभ कमाएगी तभी आपको पैसा देगी, नहीं कमाएगी तो पैसा नहीं देगी। कंपनी की परिसमापन पर पूंजी वापसी सबसे अंत में होती है, मतलब जब कंपनी बंद हो रही होगी या कंपनी विघटन हो रहा होगा तो पहले कंपनी सारे लोगों का पैसा चुकाएगी, जितने भी लोग से कंपनी ने क्या लेके रखी होगी, लायबिलिटी लेके रखी होगी, और जब अगर कुछ लाभ बचेगा, कुछ पैसा बचेगा तो ही केवल इनको पैसा मिलता है। यदि कंपनी को नहीं है तो इनको वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यदि हम आगे बात करें प्राथमिकता अंश, तो प्राथमिकता अंश का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि क्या होता है, दो बातों में प्राथमिकता मिलती है। सबसे पहला क्या है, लाभांशों में प्राथमिकता, क्योंकि साधारण अंशधारकों को हमने देखा इन्हें कोई निश्चित दर से लाभांश नहीं मिलता, मगर यहाँ पे इनको निश्चित दर पे, है ना। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 10%, है ना, प्राथमिकता क्या अंश, है ना, 10% प्रेफरेंस है। तो ये जो 10% है ये हर साल कंपनी को अपने लाभांश का किसको देना पड़ता है, ये प्राथमिकता अंशधारकों को देना पड़ेगा। पूंजी वापसी पर प्राथमिकता की, कंपनी कभी लिक्विडेट होए, बंद होए तो सबसे पहले इनकी पूंजी क्या करी जाती है, लौटाई जाती है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें प्रकार, तो जब इनके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है संचयी प्राथमिकता अंश, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो यदि किसी वर्ष लाभांश ना मिले तो आगे जोड़कर अगली बार चुकाया जाता है। मतलब जैसे अभी हमने 10% की बात करी, तो इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने 10% नहीं दिया, तो अगले साल जो भी लाभांश होगा उसका 10%, जो होल्डिंग्स है उनका 10% प्लस पिछले साल का जो बकाया राशि था वो भी भुगतान किया जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव या संचयी प्राथमिकता प्रेफरेंस। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब असंचयी, मतलब यहाँ पे आगे नहीं जोड़ा जाता। अगर लैप्स हो गया या फिर निकल गया और कंपनी ने नहीं दिया तो अगली बार खाली अगली बार का मिलेगा, पिछली बार का नहीं मिलता। इसके बाद आते हैं परिवर्तनीय, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल, है ना। कन्वर्टेबल मतलब जिसको हम भविष्य में क्या कर सकें, साधारण अंशों में बदला जा सकता है, मतलब जिसको हम क्या कर सकें, बाद में इनको क्या कर सकें, साधारण मतलब इक्विटी में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो ये होते हैं हमारे कौन से, परिवर्तन। इसके बाद यदि अपरिवर्तनीय की बात करें, जिसको हम क्या कर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। रिडीमेबल का मतलब होता है कि जिन्हें हम निश्चित अवधि के बाद क्या करेंगे, कंपनी वापस खरीद लेती, मतलब उनको पैसा देके वापस अपने शेयर्स खरीद लेती, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल। और इरिडीमेबल मतलब वापस नहीं खरीदा जाता, अब कानूनी मान्य नहीं, मतलब अब वैसा कुछ नहीं होता
मगर पहले ऐसा होता था कि रिडीमेबल होते थे जिसको कंपनी एक पीरियड के बाद रिफंड कर देती थी पैसा और उनसे वापस शेयर्स खरीद लेती थी। यदि हम बात करें अंशों के आवंटन की, है ना, तो हम बात करते हैं यदि आवंटन की, तो आवंटन में कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि कंपनी जब भी सबसे पहला काम करेगी वो करेगी आवेदन प्राप्त। क्या करेगी? आवेदन राशि, है ना। तो आवेदन जब वो राशि प्राप्त करेगी तो इस आवेदन राशि के बाद होता है आवंटन राशि। कौन सी? आवंटन राशि, आवंटन राशि, है ना। इसके बाद कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में क्या करती है? पैसा मांगती है ना, जिससे कंपनी को क्या मिलता है? पूंजी मिलती है, जिससे कंपनी क्या करती है? आगे जाके चलती है ना। तो जिसमें प्रथम आपकी याचना हो जाती है और द्वितीय याचना हो जाती है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो जाती है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले कि अगर कंपनी को 4 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी 10 रुपए के हिसाब से इन 4 लाख रुपए को लेती है, मतलब कंपनी को टोटल 40 लाख रुपए की जरूरत। अब कंपनी क्या करेगी? ये जो 10 रुपए है फेस वैल्यू है, इसको एक बार में नहीं लेती। कंपनी बोलती है एक काम करिए, जब हम आपसे आवेदन, है ना, जब आवेदन लेंगे, है ना, तो आवेदन राशि के साथ आप क्या कर देना? आवेदन राशि के साथ हमें 2 रुपए दे देना। जब आपको आवंटन होगा तो आवंटन के टाइम पे आप क्या कर देना? हमें 3 रुपए दे देना। जब हमसे आपसे प्रथम याचना मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो इसमें हमें आप कितने दे देना? 2 रुपए दे देना। और जब 3 रुपए हम आपसे मांगते हैं, कब? द्वितीय याचना में, इसमें हमें आप कितने रुपए दे देना? 3 रुपए दे देना। इस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में क्या करती है? टोटल 10 रुपए उस पर्सन से क्या करती है? ले लेती है। तो यदि हम बात करें सबसे पहली, तो आवेदन प्राप्त पर प्राप्त राशि का हस्तांतरण अगर करते हैं तो अंश आवेदन खाता नाम अंश पूंजी खाते से, है ना। अस्वीकृत आवेदनों की राशि को वापस करने पर क्या करते हैं? देखो, अब पहले हम समझते हैं इस चीज को कि जब कंपनी सबसे पहले आवेदन प्राप्त करती है तो क्या आएगा उसमें? उसमें आएगा बैंक, है ना, नाम, बैंक क्या हो जाएगा? नाम, बैंक अकाउंट नाम, टू पूंजी, है ना, या अंश पूंजी, टू अंश का क्या हो जाएगा? आवेदन। क्या मिल रहा है आपको? सबसे पहले आवेदन मिल रहा है। अब ये पहली एंट्री हो गई हमारी। तो 2 एंट्री हमारी होती है काहे की? आवेदन की। 2 एंट्री होती है काहे की? आवेदन की। तो पहली एंट्री हमारी हो गई कि हमने आवेदन प्राप्त किया। दूसरा आता है हमारी एंट्री, इस आवेदन को, मतलब ये जो अंश आवेदन हमें मिला है, इस अंश आवेदन को हम क्या करें? ट्रांसफर करें। कहाँ पे? है ना, नाम ये हो जाएगा टू, कहाँ पे? अंश पूंजी खाता। तो हम कहाँ ट्रांसफर करें? अंश पूंजी खाते में इसको ट्रांसफर करें। ठीक है। तीसरी आती है 2 एंट्री हमारी काहे की? आवंटन की। आवंटन में क्या होगा? कंपनी फिर 2 एंट्री करेगी। तो तीसरी एंट्री होगी सबसे पहले अंश आवंटन खाता, क्या हो जाएगा? नाम, है ना, नाम टू अंश पूंजी खाता, टू क्या हो जाएगा? अंश पूंजी। अब क्या होगा? आप आवंटन का अमाउंट प्राप्त कर लेंगे, मतलब पहली आवेदन की ऐसी स्थिति होती है जहां पे हम पहले पैसे लेते हैं और फिर क्या करते हैं? पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। मगर अगली जो एंट्री होती है उसमें पहले हम ड्यू शो करते हैं, मतलब अब हमें आवंटन के लिए इतनी पूंजी लेनी है। और जब वो पैसे दे देता है तो हम इसकी दूसरी एंट्री कर देते हैं बैंक, है ना, अकाउंट डेबिट या नाम, टू क्या हो जाएगा? अंश आवंटन खाता। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो प्रथम याचना होती है सबसे पहला, फर्स्ट कॉल जिसको हम बोलते हैं प्रथम याचना, है ना, फर्स्ट कॉल। इस केस में क्या होगा? फिर इस केस में भी हमारी पहली ड्यू एंट्री बनेगी। तो सबसे पहली ड्यू एंट्री क्या हो जाएगी? अंश प्रथम याचना नाम। ठीक है, प्रथम याचना क्या? नाम, नाम, फिर क्या हो जाएगा? टू अंश पूंजी खाता। छठवीं एंट्री आ जाएगी क्या? अब हम उससे अंश जो प्रथम याचना है उसको क्या कर लेंगे? रिसीव कर लेंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक, है ना, अकाउंट नाम डेबिट टू प्रथम अंश प्रथम
याचना मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अगली एंट्री द्वितीय याचना जो होगी हमारी उसको ले लेंगे। तो द्वितीय याचना, तो द्वितीय याचना की हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, अंश द्वितीय याचना टू अंश पूंजी खाता, और 8वीं एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंश, है ना, द्वितीय याचना। तो यदि हमने ये 8 एंट्री याद कर ली तो हम आसानी से एग्जाम में भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यदि हम डिस्कस करें, सबसे पहली 2 एंट्री आती है आवेदन की, जिसमें हम बैंक का खाता क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, अंश आवेदन क्रेडिट करते हैं। अगली एंट्री हम यही आवेदन की जो पैसे हैं इसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पूंजी खाते में। तो अंश आवेदन नाम टू क्या हो जाएगा, अंश पूंजी खाता। इसी के साथ जब आवंटन की बात होती है, कितना हमने आवंटन किया, तो अंश आवंटन खाता से क्या होता है, पूंजी खाता। पहले हम ड्यू बताते हैं, और फिर जब हमें रिसीव्ड होती है तो बैंक खाता क्या हो जाता है, नाम टू अंश आवंटन खाता। इसके बाद हम प्रथम याचना मांगते हैं, तो पहले हम प्रथम याचना क्या करते हैं, ड्यू शो करते हैं। ये हमने ड्यू शो कर दी, और फिर इसी के बाद जब हमें मिल गई तो हमने इसको रिसीव्ड कर लिया। इसी तरीके से द्वितीय याचना को हम ड्यू शो करते हैं, और फिर बाद में हम इसको क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि किस तरीके से हम इनके एंट्रीज को पास करते हैं, है ना। अब यदि हम वापस इस चीज पे आए तो अब हमें आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला आवेदन प्राप्त राशि को हस्तांतरण करना। अभी हमने देखा अंश जो आवेदन खाता नाम होता है, और अंश पूंजी खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है। अस्वीकृत आवेदन राशि को वापस करना। वापस करोगे तो सिंपल है, आवेदन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि यदि हमें मिल रहा था तो बैंक डेबिट हो रहा था और अंश आवेदन क्रेडिट हो रहा था। अब यदि आप उसको वापस करोगे तो क्या हो जाएगा, बैंक क्रेडिट, है ना, जमा हो जाएगा, और अंश आवेदन खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आवंटन पर देय राशि के लिए क्या करना पड़ता है, अंश आवंटन खाता, है ना, नाम टू अंश पूंजी खाता। अधिक आवेदन राशि को समायोजन के लिए क्या करना पड़ता है, अंश आवेदन खाता नाम टू अंश आवंटन। मतलब हम जो अधिक मिल गया है और जिसको हमें देना है तो उसको हम अलग अगले आवंटन खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें आवंटन राशि से प्राप्त होने पर, जब प्राप्त होगा तो बैंक खाता क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, और अंश आवंटन खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हमने बात करी बैंक टू अंश आवेदन आवंटन खाता। तो ये हमारा चैप्टर में बेसिक था एकदम, जिसमें हमने एंट्रीज डिस्कस करी। अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इन प्रैक्टिकल्स को, इनके प्रैक्टिकल्स को अप्रोच कर सकते हैं, और जो हमारे जो टॉपिक्स हैं जिनको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि इन 8 एंट्रियों का महत्व कितना है आपकी अकाउंटिंग में। जो अंशधारकों की या अंश जो पूंजी है कंपनी की, जो अकाउंटिंग है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यदि आप ये 8 एंट्रीज भी याद कर लें तो आप आसानी से जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उनमें 4 या 5 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए क्या होता है, पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है, और वो जो पूंजी होती है कंपनी कभी भी एक बार में अंशधारकों से नहीं लेती, वह अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेती है, जिसको हमने देखा, जिसमें हम आवेदन प्राप्त करते हैं, आवंटित करते हैं। प्रथम याचना रहती है और द्वितीय याचना होती है, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, एक अपनी जो पूंजी होती है उसको पब्लिक से लेती है, अंशधारकों से लेती है, और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती है, ताकि उससे कंपनी का भी लाभ हो और जो अंशधारक हैं उनका भी लाभ हो, ताकि और अंशधारक उस कंपनी से जुड़े और निवेश करके उस कंपनी की ग्रोथ में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें अगले जो वीडियो होगा उसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो भी हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई डाउट है, और आपको अगर पढ़ाना कैसा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।